केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर आज लखनऊ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर कौशल किशोर आश्वस्त नजर आए। वहीं मैनपुरी और रामपुर में भी उपचुनाव को कौशल किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर बात की है हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, रोटी, कपड़ा और मकान चूंकि इंसान की मूलभूत चीजें होती हैं, आवास को लेकर के मोदी गवर्नमेंट क्या कुछ अभी कर रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम अब तक कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अभूतपूर्व कार्य है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचित तबके के लिए, वो चाहे आदिवासी वनवासी हों और चाहे किसी भी वर्ग का गरीब आदमी हो, सबको आवास जो पात्र लोग हैं वो उसके तहत जो है शहर में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण बनाई, जिसके तहत अभी शहरी क्षेत्र में करीब 1,23,00,000 लोगों को आवास मंजूर किए जा चुके हैं। अभी 2 साल के लिए और योजना को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको आवास नहीं है उनकी डिमांड भेजनी चाहिए, तो डिमांड के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मंजूर किया है और उसमें चूल्हा भी हो जो सुबह शाम जलता हो, यानी प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी। उसके लिए कौशल विकास मंत्रालय का गठन, साथ साथ में लोगों को ट्रेनिंग देना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला, एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए उन्हें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें, या पट्टी दुकानदार जो हैं उनका वेंडर जोन घोषित करके उन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को 10,000, फिर 20,000, फिर अदा करने पे 50,000 बगैर ब्याज का लोन देना। उसी तरह गरीबों के जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे उपलब्ध कराना, गरीब किसानों को 6,000 रुपये साल तो 2,000 की किस्तों में उनको प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान देना, ये सारी चीज़ें। और अभी कोरोना के पीरियड में आप देखे होंगे कि लोगों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन अभी 31 दिसंबर तक के ये योजना लागू रहेगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना का भी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान तभी आएगी जब उन्हें ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं। और उसी तरह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन भी पूरा करने का काम, अंतिम व्यक्ति का उदय, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आज आप देखे होंगे कि भूख से कोई भी एक आदमी नहीं मरा प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं हो। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, मूलभूत समस्या आवश्यकताएं, उनको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री। सर, आवास और शहरी विकास मंत्रालय आपके पास है। भारत में जो शहर हैं उन पे कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो देश के जो छोटे शहर हैं उनको हाईटेक बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी ने 2015 में योजना स्मार्ट सिटी के लेके आए थे और फिर वो 2018 तक 100 शहर से चयनित हुए। 2023 तक वो स्मार्ट सिटी 100 शहर बनेंगे, वो मॉडल के रूप में। अभी 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करने का काम किया, जिसके तहत जो है 4700 शहर चुने गए पूरे देश में। SBM 2.0 के तहत एक स्वच्छ और ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध कराना। तो एक मॉडल के रूप में प्रधानमंत्री जी पूरे देश को विकसित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए जो है अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल पूरे होने पे मनाया, अब अभी 2047 तक हमारा एक विकसित भारत बने, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा भारत बने जो दुनिया को राह दिखाने वाला हो।
उसके लिए पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से बना रखा है। मैं तो कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 साल कम से कम एडवांस सोचने का काम करते हैं। कैसे अगला 100 साल का भारत कैसा भारत बनेगा, 200 साल का भारत कैसा होगा। ऐसी सोच रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मैं तो सबसे अपील करता हूं कि उनके इन विचारों के साथ और उनकी कार्य योजना जो ज़मीन पे उतारने का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ सब लोगों को मदद करना चाहिए। सर, दिल्ली एनसीआर राजधानी परिक्षेत्र है दिल्ली में, लखनऊ को लेकर के एससीआर की बात चल रही है, तो डबल इंजन की सरकार कितनी जल्दी इस काम को पूरा करेगी? एनसीआर जो हो गया नेशनल कैपिटल रीजन जो है उस पर काम हुआ है ठीक तरीके से। उसी तर्ज पे जो है जो स्टेट कैपिटल रीजन है जिसमें बड़ा क्षेत्र आ जाएगा, बाराबंकी है, आसपास के ज़िलों से जुड़े हुए जो बन गया क्षेत्र, पूरा शहर लखनऊ, पूरा जनपद आ जाएगा लखनऊ। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा ये स्टेप है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। और लखनऊ को पूरे तरीके से विकसित करने का या जो ये एससीआर बना रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन, तो वो भी मैं समझ रहा हूँ कि एक बेहतर बनेगा और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनसीआर की तरीके से काम निश्चित तरीके से होगा। सर, आवास को देखा जाए तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको गवर्नमेंट आवास मुहैया कराती है, लेकिन कई बार इसमें मामले ऐसे आते हैं कि बहुत सारी हेरा फेरी होती है। जो लोग आवास के मतलब हकदार होते हैं उनको आवास न मिल करके दूसरे को आवंटित हो जाता है। तो अगर जो आपकी गवर्नमेंट में इस तरह की कोई क्रियाकलाप अगर जो मिलते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्य योजना बनाना, कैसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई? असलियत में 2011 की जनगणना के आधार पे लोगों को आवास दिए गए जो गरीबी रेखा के नीचे थे। फिर वो 2018 में फिर एक पात्रता सूची बनाई गई, उसके आधार पे लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, हम लोग लिखते हैं, उसमें जांच होती है और जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को आवास दिलाने का प्रयास किया जाता है। सर, बात की जाए चुनाव की तो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं बेहतर काम करने का काम किया है। हिमाचल में भी हम फिर से मजबूत बीजेपी की सरकार बनाएंगे और गुजरात में भी हम पिछले बार से भी ज़्यादा मजबूत सरकार वहाँ की जनता बनाएगी, क्योंकि जनता के सामने जो है ये सीधा सा एक विकल्प है कि वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे ही वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी जी की जो विचारधारा है और जो नेशनल लेवल पे काम है उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं कि ये सरकारें इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि यही एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हिंदुस्तान को दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना है, ऐसा देश बनाना है। तो मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं और मोदी जी के नाम पर लोग वोट देने का। लेकिन सर, गुजरात और हिमाचल दोनों जगह अहम चुनाव हो रहे हैं। एक जगह आम आदमी पार्टी है तो दूसरी जगह कांग्रेस, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या लगता है दोनों पार्टियों में से आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से किससे बीजेपी को चुनौती मिल रही है? देखिए, ये लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये खुद ही बोल चुके हैं कि हम मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। 2024 के लिए बोले, उसका संदेश अपने आप है इसमें। और इन लोगों से किसी से टक्कर नहीं है, केवल ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बड़े पैमाने पे जो आप पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया, केजरीवाल से विश्वास उठ गया लोगों का। और पंजाब की हालत आप देख रहे हैं कितनी ख़राब हो गई, बद से बदतर हो गई। केजरीवाल जी जो है एक शराब का कानून बनाए कि 21 साल के ऊपर के लड़की और लड़का पी सकते हैं, और फिर एक लॉन्च कर दिया कि एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ। पार्टी ने विरोध किया तो रोक तो दिया, लेकिन 21 साल के लड़के और लड़कियां शराब पी करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का जो कानून बनाया है वो गलत है। और जो स्कीम लॉन्च की थी कि एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, किस देश के लड़कों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। जनता पूरा देख रही है और जनता इस मामले पे इनको जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ भी दिखाएगी, और दिल्ली में भी ये सबक सिखाने का काम आने वाले समय में केजरीवाल को करेगी जनता। सर, सूबे की योगी सरकार इस समय चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खां की सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी थी? अब देखिए, जो भी है
वो निर्णय लिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया है, जो एक कानून के तहत चीज़ें आती हैं उस कानून के तहत निर्णय लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका जवाब हमारी सरकार वहाँ पर बाकायदा देगी। विरोधी दल जो है उनका कहना है कि योगी सरकार आजम खान के पीछे मतलब हाथ धो के पड़ गई है, तो क्या इसे क्या माना जाए? देखिए, विपक्षियों का काम है विरोध करना, तो निश्चित तरीके से वो विरोध करेंगे। आजम खान के खिलाफ सरकार नहीं पड़ी हुई है, बल्कि उन्होंने जो किया है या जो गलत बातें बोलना, गलत बातों का प्रयोग करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये जो है एक माहौल को ख़राब करने का एक तरीका इन लोगों ने अपना रखा। और उस पर जो है निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लेने का काम किया। और मैं समझ रहा हूँ किसी देश के खातिर, किसी समाज के खातिर संसदीय शब्दों का प्रयोग करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जो संसदीय अमर्यादित शब्दों का जो लोग प्रयोग करते हैं उससे लोगों में एक गलत भावना भी पैदा होती है और मैं समझ रहा हूँ भड़काऊ बात पैदा होती है। और किसी नेता के लिए, किसी लीडर के लिए या किसी के लिए भी ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भाषा है उस भाषा पे ही निर्वाचन आयोग ने और कोर्ट ने उस पर जो निर्णय लेने का काम किया है उसको पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है कि ताकि लोगों की भाषा और उसमें शैली में सुधार आए और ठीक रहे। सर, डबल इंजन की सरकार पे एक आरोप लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहाँ पे हो रहा है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ हो रहा है। आवाज़ देना है तो सरकारी मशीनरी को जांच करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी मशीनरी बनी है। लोगों के डेवलपमेंट, विकास के ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए, गरीबों को, किसानों को, मज़दूरों को सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए अगर सरकारी मशीनरी काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा? सर, ईडी और सीबीआई को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, ईडी और सीबीआई का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ईडी और सीबीआई जो चीज़ें शिकायतों पे पा रही है उसमें हमारी पार्टी ने कोई शिकायत नहीं किया, ना हमारी सरकार ने कोई शिकायत किया। लेकिन जो जनता की शिकायतें गई हैं उस पर निर्णय लेने का काम किया। ईडी और सीबीआई एक अपना अलग संस्था है और निष्पक्ष संस्था है और स्वतंत्र संस्था है। वो अपने हिसाब से काम कर रही है कानून के लिए। वो बदले की भावना के लिए जो लोग गलत प्रचार करते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रचार करना ठीक नहीं है। इसमें सरकार का कोई लेना देना सीबीआई से और ईडी से नहीं है। उनकी वो जो शिकायतें हैं उनके आधार पर ही वो जांच पड़ताल करना और कार्रवाई करने का उनका अपना एक कानून नियम है, उस पर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, मैनपुरी में और रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों जगह पे सपा की दोनों जगह सीट मानी जाती है और गढ़ माना जाता है। बीजेपी कैसे फतह कर पाएगी? सेवा ही संगठन के तहत हमारी पार्टी लगातार काम करती है और मैं समझ रहा हूँ कि दोनों जगह जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर वहाँ की जनता फैसला करेगी और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही फैसला करेगी। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरी वहाँ के मतदाताओं से भी अपील है कि लोग बीजेपी को वोट करें। एक मजबूत भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोग अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो निश्चित तरीके से जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में लोकसभा में खड़े होकर के आखिरी दिन, सदन के आखिरी दिन बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता हूँ फिर से आपकी सरकार बने और पूर्ण बहुमत से फिर आपकी सरकार आए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं सभी के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ वहाँ से माननीय हमारे बीच में नहीं है आज वो मुलायम सिंह यादव जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी का, जिनसे पद अखिलेश जी ने जबरन छीन लेने का काम किया एक तरीके से। तो उनकी आत्मा भी बहुत खुश होगी मुलायम सिंह यादव जी की अगर वहाँ की भी लोग बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। वो ज़्यादा खुश होंगे, आत्मा उनकी खुश होगी। तो जो लोग भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं
दिल से मानते हैं, उनसे भी सबसे अपील है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और आत्मा खुश रहे, इसके लिए लोग बीजेपी को वोट करें, ज़्यादा अच्छा होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका कहना था कि मैनपुरी और रामपुर से जनता बीजेपी को चुनेगी और वही मुलायम सिंह यादव की आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैमरा पर्सन नंदन वर्मा के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।